हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके इस बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत सारा डिमांडिंग में ये बात आ रहा था, बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का क्लास लॉन्च कीजिए, चाहे वो जूलॉजी का हो चाहे वो बॉटनी का हो। तो मैं आज यहाँ पर जूलॉजी का फोर्थ सेमेस्टर का जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने आया हूँ। और इस पूरे कंप्लीट सिलेबस में मैं आपको एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुआ है बच्चों के दिमाग में, कुछ सिलेबस को लेकर के उसको भी क्लियर करूँगा। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं हमारी, जिन्होंने यूपी में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने सिलेबस पैटर्न को चेंज किया है और उसके आधार पर अब वो पढ़ा रही है। और पूरा सिलेबस सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो हर एक सेमेस्टर में करीबन 8 यूनिट आपको पढ़नी रहती है। फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें तो दोनों में क्या होगा कि आपकी जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है। दैट मीन्स एमसीक्यूज लेवल पर आपके क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनका आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये तो बड़ी बिथा हो गई, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में क्या होता है कि हम लोग इजीली जाकर के जो भी चाहे मन में उससे रिलेटेड लिख देते हैं। ठीक है, कुछ बातें बना के भी लिख देते हैं, तो लिखा होना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भैया आपको एक क्वेश्चन देंगे हम, उसके 4 या 2 ऑप्शन होंगे या 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। अब बड़ा समस्या ये है कि जो करेक्ट आंसर हो गया उसी पे आपको नंबर मिलेगा, अब तुक्काबाजी नहीं चलेगी। तो आपको अब डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा और एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनको याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, वो चाहे कितनी भी यूनिट आपकी यहाँ 8 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सभी को आपके प्लेटफॉर्म सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। ठीक है, और उससे रिलेटेड यदि मान लो कि इस यूनिट से रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज समझना है, पढ़ना है, डिटेल में जाना है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस को लोड करना पड़ेगा। वहां पर मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ भी है। अब जो एमसीक्यूज टाइप बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जब हम यहाँ पर क्लास लेकर के आएंगे। और पहली यूनिट में करीबन 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा पहली यूनिट से ही। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 60 प्लस या 50 प्लस ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे जो उस यूनिट से रिलेटेड होंगे और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं। और ऐसे टोटल हमारी 8 यूनिट हैं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 50 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, या 50 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, तो करीबन करीबन 50 ही क्वेश्चन अगर हम लोग मान लें, तो 8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 400 क्वेश्चन आपके यहां पर एमसीक्यूज बेस में प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे ही। और इन 400 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम में, या जो भी पैटर्न रहेगा, 100 रहेंगे मल्टीपल चॉइस, या 50 रहेंगे, या 150 रहेंगे, या 200 रहेंगे, वो बात की बात है, एग्जाम कैसा होने वाला उसके आधार पर पता चलेगा। लेकिन 50 या 100 क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आएंगे, इन 400 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आपके 70% क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो और ये सारी क्लासेस में लाइव फॉर्म में ही यहां पर आप लोगों की कराऊंगा, राइट। अच्छा, हम सिलेबस देख लेते हैं बच्चा कि हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस है ये कैसा है। सिलेबस में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया है थर्ड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट को लेकर के, ठीक है, या फोर्थ यूनिट को लेकर के। पुराने समय में या जो 2020 में लॉन्च किया गया था हमारा सिलेबस, उसमें जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, उसमें जो थर्ड यूनिट है वो दूसरी है। लेकिन आज के समय में जो सिलेबस अभी मैं देख रहा हूँ सर्कुलेट हो रहा है पीडीएफ फॉर्म में, या बच्चों को प्रोवाइड किया गया है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हो सकता है कि कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी ने अपना तब्दील किया हो, उसमें डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पूरा सिलेबस में, पूरा मतलब दोनों यूनिट, जो थर्ड यूनिट में चेंजेस है उसको मैं आपको क्लियर करूंगा क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस है या जो पेपर है उसका नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये तो पहले हमको मिला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सिलेबस मिला था उसके आधार पर ये पेपर का नाम है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ वीडियोस भी मैंने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ टीचर्स ने अपलोड की हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी या यूपी में ही कहीं सीसीएस यूनिवर्सिटी, डीडी यूनिवर्सिटी के ही कोई कहीं पर सिलेबस लॉन्च किया गया, उसके आधार पर बनाया गया, जिसका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर का नाम है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आपको पढ़ना है और साथ में ह्यूमन वेलफेयर उसमें आपको डिस्कस करना है, और उसमें
एक यूनिट को ही कम किया गया है, पेपर का नाम भी बदला है। तो जो मुझे पुराना सिलेबस मिला था, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उसके आधार पर जो सिलेबस लॉन्च किया गया, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इस सिलेबस को ही फॉलो कर रही हैं, राइट, इन सिलेबस को ही फॉलो कर रही हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो या वो घबराए नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ना घबराए। सिर्फ हमारे यहाँ तो ये जो है ना थर्ड यूनिट में कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, है ना, डीएनए डायग्नोस्टिक पढ़ा रहे हैं, थर्ड यूनिट में डीएनए डायग्नोस्टिक पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना डीएनए सॉरी एंजाइम टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर डीएनए डायग्नोस्टिक पढ़ा रहे हैं थर्ड यूनिट में। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। मैं दोनों यूनिट जो आपकी हैं, लाइक चाहे डीएनए डायग्नोस्टिक की बात हो जो हमारा ओल्ड एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस मिला उसके आधार पर बात हो, या हम बात करते हैं कि जो अभी लॉन्च किया गया है सिलेबस, या कुछ चेंजेस किए गए हो सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर हमारा यूनिट है वो है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। देखिए, मैनिपुलेशन कहने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। मैनिपुलेशन कहने का मतलब होता है हेर फेर करना, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन, जीन में चेंजेस करना, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन यानी कि जीन में जो हेरफेर हो रहा है, जो उसमें मैनिपुलेशन, जो चेंजेस हो रहा है, उसके सिद्धांत क्या है, या उनको किन तरीकों से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन मैनिपुलेट करना, जैसे कि आप किसी बंदे को मैनिपुलेट कर देते हैं कि यार वो जगह बहुत खराब है, वहां नहीं जाना चाहिए, वो बंदा बहुत गंदा है ना, या वो पर्सन बहुत अच्छा है, उसके प्रति आपके भाव बदल जाते हैं, गंदा है तो उसके प्रति भाव अलग बदल जाते हैं। तो मैनिपुलेट किस तरीके से होता है जीन का, उसको यहां पर समझना है कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे पहला यहां पर हमको देखना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी कहते हैं। मैंने ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैंने यहाँ पर सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है, और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही आपको मैं यहाँ पर आपके एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे, ये तो तय हो गया है कि एमसीक्यूज बेस ही क्वेश्चन आपका बनेगा, पेपर आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, फिलहाल तो ये तय है। यूनिवर्सिटी जो आपकी एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी स्पेशली मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही करने होंगे, तो तैयारी करना शुरू कर दो। तो पहली यूनिट से जितने क्वेश्चन बनेंगे सब कराऊंगा यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो जीन जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आपको समझना है और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लियर करना है। दूसरा है सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, यानी ऐसी कौन सी कोशिका है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे और जिसके अंदर हम सिलेक्शन करके उसको सेलेक्ट करके उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। दैट मीन्स पुनः संयोजक कोशिकाओं का चयन और उनका पहचान करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि प्रतिबंधित एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम को क्या होते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम क्या होते हैं, दैट मीन्स डीएनए संशोधित एंजाइम कौन से होते हैं, जैसे डीएनए में कोई दिक्कत हो गया, ठीक है, या कोई ऐसा जीन आ गया, या कोई ऐसा जीन है जिसको डिलीट करना है, वो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, या किसी जीन को ऐड करना है, डिलीशन करना है स्पेशली, तो इन एंजाइम्स के द्वारा उस डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट किया जाता है, वहां से तोड़ दिया जाता है, तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। और फिर उसके बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको डीएनए को जोड़ दिया, मतलब लाइगेशन कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। फिर क्या है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर कहने का मतलब, यहां पर वेक्टर समझते हो, क्लोनिंग वेक्टर दैट मीन्स कोई ऐसे लाइक बैक्टीरियल डीएनए हो गया, वायरल डीएनए हो गया, तो इनका हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर आकर के उसका क्लोन हो जाना, ठीक है। और लाइगेशन प्रोसेस, लाइगेशन प्रोसेस मतलब किसी मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाएगा, तो लाइगेशन क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, मॉडिफाइड एंजाइम्स क्या है, डीएनए मॉडिफाइड एंजाइम्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, इनके बारे में समझना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके एमसीक्यूज बेस पे, उसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, या नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा जीन ट्रांसफर टेक्निक और जीन थेरेपी, यानी कि जीन ट्रांसफर जो है ना यहाँ पर टेक्निक जो यूज होगी जीन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में, और जीन को हम किस तरीके से सही करेंगे और उसकी थेरेपी कैसे करेंगे, ठीक है, तो जीन थेरेपी को यहाँ पर समझना है। सेकेंड यूनिट जो बच्चा हमारी यहाँ पर है वो है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, राइट, ये सेकेंड यूनिट हमारी है, जिसमें आपको सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी इसको पढ़ना रहता है। सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, है ना, इसको समझना है। बायोसेंसर क्या होता है और बायोचिप्स क्या होती हैं, इसको समझना है, दैट मीन्स बायोसेंसर और बायोचिप्स क्या होता है,
इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे उसको देखेंगे। क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे क्रॉप यानी कि उगाने वाले पौधे, ठीक है, फसली पौधे जो हम कह सकते हैं, फसली पौधे, क्रॉप प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक, दैट मीन्स कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको हमको इंप्रूव करना है, ठीक है, उनमें इंप्रूव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में डॉग की कई स्पीसीज को इंप्रूव कर लिया गया, बना लिया गया है ना, बहुत सारी स्पीसीज को बनाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को एक पालतू रूप में, एग्रेसिव फॉर्म में आप देख रहे हैं। गुस्सेल कुछ है तो जैसे जर्मन शेफर्ड को देख लो, ये पालतू कुत्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो फिर अपने मालिक के बचाव के लिए ये दूसरे पर अटैक कर देता है। तो एनिमल्स में जो है ना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कोई गाय है, उस गाय या कोई भैंस है, वो कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उसके मिल्क में प्रोडक्शन और बढ़ाना, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हम क्या करेंगे, लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट। लाइव स्टॉक है ना, मतलब जो जितने भी जंतु हैं उनके लेवल पर हम इसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। क्रॉप में इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे कि कपास की बात करें, है ना, बीटी क्रॉप आ गई है। वहीं अगर हम लोग वीट की बात करें, गेहूं की, तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम है। इसकी कई क्रॉप को इम्प्रूव किया गया है, जैसे कल्याण सोना हो गया, है ना। ये सारी की सारी क्रॉप जो है वो हमारे इंडिया में इम्प्रूव करी गई हैं और उनको हमने लगाया है। तो उसके बाद में हमको देखना है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक स्पीसीज, यानी कि जो ट्रांसजेनिक प्रजातियां हैं उनका विकास कैसे हुआ। ट्रांसजेनिक स्पीसीज कहने का मतलब समझते हो? ट्रांसजेनिक स्पीसीज कहने का मतलब होता है किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया से या उस एनवायरमेंट से स्पीसीज को उठा करके किसी दूसरे, है ना, किसी दूसरे एटमॉस्फेरिक या एरिया में लाया जाना और उसको सही रूप से ध्यान में रख करके सही तरीके से उसका प्रयोग करना, उसको उसके कंफर्टेबल फॉर्म में बनाना, उस एटमॉस्फेयर के लेवल पे बनाना, ठीक है। उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है, उसमें किस तरीके से विकास हो रहा है उसको समझना है। तो उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन, यानी कि डीएनए जो दवाएं होती हैं, ठीक है, और जो टीके होते हैं उनका किस तरीके से विकास किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के अंदर कुछ हम डेवलपमेंट करेंगे ड्रग्स को देकर के, और वैक्सीनेशन, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कम से कम 5 साल तक आपको जो है ना मेडिसिन या उसको वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। हर वीक में, हर मंथ में जो है ना वैक्सीनेशन होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी क्या करे, इंप्रूव कर जाए, जो डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर में वायरस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन है उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो इसीलिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। और डीएनए के अंदर भी हम कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, कुछ दवाइयों को देकर के, कुछ ड्रग्स को देकर के, मेडिसिन को देकर के, ठीक है। तो ये सब जो आपका आता है वो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहने का मतलब ही हो गया कि जीन लेवल पर हम उसमें क्या करेंगे, कुछ छेड़छाड़ करके उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड यूनिट आपकी है वो है डीएनए डायग्नोस्टिक, और अभी जो सिलेबस रन कर रहा है पूरे बच्चों में वो थर्ड यूनिट है एंजाइम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन यहां पर है कि डीएनए डायग्नोस्टिक को पढ़ना है, डीएनए डायग्नोस्टिक आपकी फोर्थ यूनिट कर दी गई है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस एंजाइम टेक्नोलॉजी थर्ड यूनिट है तो फोर्थ यूनिट में कौन होगा, डीएनए डायग्नोस्टिक, और जो फोर्थ यूनिट में है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, इसको हटा दिया गया है। ऐसा सर्कुलेट हो रहा है। अब मान लो कि, अब जाहिर सी बात है यार, सिलेबस है, यूनिवर्सिटी है, कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस सिलेबस को रख रही है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ना है। एग्जाम खत्म नहीं होते हैं, एग्जाम आ जाते हैं। अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, अभी फोर्थ सेमेस्टर का खोपड़ी पे आ गया, 3 महीने बाद में एग्जाम है। तो यूनिवर्सिटी तय नहीं कर पा रही कि मुझे क्या। अभी तो रोयलखंड में MJPRU की वेबसाइट पे गया था, तो वहां पर मैंने सिलेबस देखा तो एनईपी का कोई सिलेबस ही मुझे नहीं मिला वहां पे। ओल्ड सिलेबस अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने तो अभी सिलेबस भी सही से लॉन्च नहीं कर पाया, लेकिन पढ़ा रही है, बुक्स लॉन्च हो गई हैं, पढ़ाना है। जो पब्लिकेशन है उन्होंने बुक्स लॉन्च कर दिया है, उस आधार पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट यहाँ पर इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स के आधार पर है, और वहीं पर हम अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो हमारी डीएनए डायग्नोस्टिक है। लेकिन जो आजकल सिलेबस सर्कुलेट हो रहा है उसमें एंजाइम टेक्नोलॉजी थर्ड यूनिट दिया गया है और फोर्थ यूनिट आपका दिया गया है डीएनए डायग्नोस्टिक। तो कंफ्यूजन नहीं होना, हम डीएनए डायग्नोस्टिक को भी पढ़ेंगे और एंजाइम टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए डायग्नोस्टिक है, डीएनए डायग्नोस्टिक है, इसमें पहला टॉपिक जो आपका बनेगा वो जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, यानी कि जो जेनेटिकली मनुष्यों में, जीन लेवल पर जो मनुष्यों में डिजीज ट्रांसफर हुई है पेरेंट से, उनको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी कि मानव रोगों का आनुवांशिक विश्लेषण पहले करेंगे। फिर हम
डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन, जो ज्ञात और अज्ञात प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ है उसका पता हम लगाएंगे। ठीक है, तो डीएनए डायग्नोस्टिक के अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए को डायग्नोस करेंगे ना, उसको डायग्नोसिस किया जाता है, उसको संरक्षित किया, उसको सॉरी समझा जाता है, विश्लेषित किया जाता है, उसको आप समझेंगे, विश्लेषण करेंगे डीएनए का। तो उसमें आप क्या पता लगाएंगे कि किसी बेबी के अंदर कोई ऐसा जेनेटिक लेवल पर रोग तो नहीं ट्रांसमिट हुआ है जो उसके पेरेंट्स में है, या इसके डीएनए में किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ जिसके कारण कोई जीन ऐड हो गया हो या जीन डिलीट हो गया हो, है ना। तो उसको हम एनालिसिस करेंगे डीएनए डायग्नोस्टिक के अंदर। सेकंड हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजेनोमिक, फार्मेकोजेनोमिक एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजेनोमिक और फार्मेकोजेनेटिक, यानी कि फार्मेकोजेनोमिक्स और फार्मेकोजेनेटिक्स की अवधारणा। अब फार्मेकोजेनोमिक कहने मतलब जीनोम लेवल पर, मेडिसिनल लेवल पर बात करेंगे यहां पर स्पेशली। तो फार्मेको जो टर्म लिया गया है वो मेडिसिन से लिया गया है, ठीक है। और जीनोमिक, जीनोमिक जो टर्म है वो जीन लेवल पर, दैट मीन्स डीएनए का या जीनोम से लिया गया है। और फार्मेकोजेनेटिक, जेनेटिक कहने का मतलब जीन लेवल पर, ठीक है, वहां पर जीनोम, यहां पर जीन, जेनेटिक लेवल पर मेडिसिन का प्रिपेयर करना, और जीनोम लेवल पर मेडिसिन को प्रिपेयर करना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो अवधारणा दी गई है फार्मेको जीनोमिक की और फार्मेको जेनेटिक की, उसके बारे में आपको समझना है, और उसके आधार पर जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या बनेंगे। अच्छा, एक थर्ड यूनिट जो सर्कुलेट हो रही है वो क्या है, एंजाइम टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की यूनिट थर्ड में रखी गई हो, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में जब एंजाइम टेक्नोलॉजी है तो एंजाइम टेक्नोलॉजी में आपको माइक्रोबियल कल्चर के बारे में पढ़ना है। माइक्रोबियल कल्चर कहने का मतलब होता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, या माइकोप्लाज्मा, इनको हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। एक कल्चर मीडियम में रख करके उसको, उसका हम नंबर ऑफ इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है, उनके नंबर में हम क्या करा सकते हैं, इंक्रीजमेंट करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये माइक्रोबियल कल्चर किस तरीके से हो रहा है, एंजाइम टेक्नोलॉजी के आधार पर। मैथड ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, किसी एंजाइम को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर, टेक्नोलॉजी है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हम इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एंजाइम उत्पादन के क्या तरीके हैं उनको समझना है। इमोबाइलाइजेशन ऑफ एंजाइम, दैट मीन्स एंजाइम की स्थिरीकरण। इमोबाइलाइजेशन, इमोबाइलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि एंजाइम का स्थिरीकरण, एक एंजाइम पार्टिकुलर एक स्थान या एक ही स्पेसिफिक फॉर्म पे वर्क करेगा, ठीक है, इसको इमोबाइलाइजेशन हम कहते हैं ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स का जो स्थिरीकरण है वो कैसा होता है, और हम लोग एप्लीकेशन और एंटीबायोटिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। एंजाइम्स का जो एप्लीकेशन है और एक यहाँ पर प्रतिजैविकी जो है ना, एंटीबायोटिक्स जो है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता लिखने के लिए, इसको भी समझेंगे कि ये कैसे बनती हैं। तो आपको पता है बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं, फंगस से एंटीबायोटिक्स बनाई गई, सबसे पहले एंटीबायोटिक फंगस से ही बनाई गई थी, है ना। तो वहां पर जो नाम बन सकते हैं या जो एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्या क्या आएंगे उनको समझेंगे, ठीक है। जो फोर्थ यूनिट है वो हमारी बनेगी डीएनए डायग्नोस्टिक। अगर थर्ड यूनिट आपकी ये है एंजाइम टेक्नोलॉजी, अगर थर्ड यूनिट आपकी डीएनए डायग्नोस्टिक है, तो फोर्थ यूनिट बनेगी आपकी इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली और इसके घटक। इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, प्रतिरक्षा प्रणाली और इसके जो घटक हैं, ये आपका एक यहां पर क्या बनेगा, यूनिट बनेगा 4। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, यानी कि इम्यूनोलॉजी की जो सहज और अनुकूल प्रतिरक्षा क्लोन चयन पूरक प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य पढ़ना है। तो हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, यानी पूरक प्रणाली का ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में पढ़ना है। इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनोलॉजी क्या होता है, या इम्यूनिटी क्या होती है, इननेट इम्यूनिटी क्या है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है ना, यानी सहज और अनुकूली प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में समझना है। क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल चयन क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको समझना है, राइट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स
और हाइपर सेंसिटिविटी यानी अति संवेदनशीलता के विभिन्न वर्गों की संरचना और कार्यों के बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन और अति संवेदनशीलता के विभिन्न वर्गों की संरचना और कार्यों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, यानी कि हास्य प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यस्थता। ठीक है, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, लिखना है। HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना, संगठन के बारे में पढ़ना, और क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड HLA मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके बारे में समझना है। फिर नेक्स्ट जो हमारी 5th यूनिट होगी ये हर किसी को पढ़नी है, तो यानी पहली की 2 यूनिट, तीसरी यूनिट में चेंजेस किया गया है, यानी कि जो यहां पर डीएनए डायग्नोस्टिक है उसको रखा गया है 4th यूनिट में, और 4th यूनिट को हटा दिया गया है, जो नया सिलेबस या जो सर्कुलेट हो रहा है वो। लेकिन हम दोनों सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, हम नहीं घबराएंगे, हम दोनों सिलेबस को लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ जो सिलेबस पुराना वाला वही लॉन्च किया गया हो, या किसी ने छेड़छाड़ करके उस सिलेबस को लॉन्च कर दिया है, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहां पर मुझे वो सिलेबस नहीं मिला। अगर यूनिवर्सिटी ने पर्सनली प्रोवाइड किया या अपनी वेबसाइट पे कहीं पर लोड किया होगा तो मुझे नहीं पता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने दोनों सिलेबस को लेकर के चलना है। तो आप परेशान मत होइएगा और कंफ्यूजन कतई मत पालिएगा कि सर 3 यूनिट क्या 2 यूनिट हमको पढ़नी पड़ेंगी, नहीं। अगर आपका सिलेबस, जो मैंने सिलेबस डाला है, इस सिलेबस से मैच कर रहा है किसी से भी, चाहे वो 3rd और 4th यूनिट में जो डिफरेंस है उससे मैच कर रहा है, ठीक है, उनमें जो मैंने पढ़ा है वो 1 यूनिट, यानी तीसरी में कोई 1 यूनिट अगर आपकी मैच कर रही है और 4th यूनिट आपकी डिलीट है, वहां पर नहीं है, इम्यूनिटी लेवल पर जो है ना, यानी कि जो इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स है ये अगर नहीं है, ठीक है, तो आपको फिर डीएनए डायग्नोस्टिक पढ़ना पड़ेगा और एंजाइम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर एंजाइम टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको 4th यूनिट में जो है ना इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यूनिट 5 जो हमारी है वो है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट और यूनिट 6 बायोस्टैटिक्स सेकेंड। तो जैव सांख्यिकी को 2 भागों में यहां पर इस 4th यूनिट में या 4th सेमेस्टर में डिवाइड किया गया। इसमें देखिए बायोस्टैटिक जैव सांख्यिकी में सबसे पहले हमको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, वेरिएशंस पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। माध्यमिक, बहुलक विचरण, मानक विचलन की गणना हम लोगों को करनी रहती है। इसमें किस तरीके से हो सकता है, जेनेटिक लेवल पर या ह्यूमन लेवल पर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि विभिन्नता गुणांक क्या होता है, ठीक है। स्क्यूनेस क्या होता है, तिरछापन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉफिशिएंट वेरिएशन, कुकुदता, कुकुदता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉफिशिएंट कुकुदा की अवधारणा, ठीक है। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, ठीक है। क्रूटोसिस क्या होता है, यानी कि यहां पर जो आपको है ना गुणांकों के बारे में पढ़ना है। तिरछापन किस तरीके से होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, क्रूटोसिस क्या होता है, इसको सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशंस, दैट मींस संभावना और आवेदन का प्राथमिक विचार क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। फिर उसके बाद में हमारी यहाँ पर 6 यूनिट है बायोस्टैटिक सेकेंड, जैव सांख्यिकी सेकेंड। इसमें हम लोगों को डाटा समराइजेशन करना रहता है, डाटा को समराइज तरीके से लिखना है, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डाटा सारांशीकरण यानी कि आवृत्ति वितरण क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बार क्या होता है, ग्राफिकल प्रस्तुत बार क्या है, पाई डायग्राम किसे कहते हैं या पाई डायग्राम किस तरीके से बनता है, और हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके महत्वों के बारे में आपको बताना है। तो महत्व के टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 और 2 सैंपल टेस्ट क्या होते हैं, 1 और 2 सैंपल टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या है, और चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसको बताना है। और इस पे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या बनेंगे वो मैं इस यूनिट से लेकर के आऊंगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को जो 7th यूनिट पढ़नी है वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों ने कंप्यूटर का टॉपिक बॉटनी में 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा, यहां पर जूलॉजी में आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट
जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर सीपीयू, आईओ यूनिट क्या होता है, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट क्या होता है, होम पेज किसे कहते हैं, वेबसाइट किसे कहते हैं, किसी वेबसाइट को आप होम पेज के, होम पेज क्या होता है, किसी वेबसाइट का जो एक मेन पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट मतलब आप जो www करके डालते हैं ना, www डॉट, है ना, सुमित राणा BSc classes.com डालेंगे तो एक वेबसाइट हो गया, या SRBSc classes.com, ये एक वेबसाइट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग, और ये जो www डाला जाता है ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। पूरे विश्व में जो www अगर आप डालेंगे तो एक वेब होता है, एक जाल के रूप में ये फैला हुआ है, जिसको आप शुरुआत में अपेक्षित करके या लिख करके किसी भी कॉन्सेप्ट को सर्च करें तो वो चीज आ जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल, यूआरएल्स क्या होते हैं, जो आप लिंक शेयर करते हो ना, लिंक भेजते हो कि वो कहते हैं अपना अपना यूआरएल भेज दीजिए, मैं उस पर जो है ना पेमेंट करा देता हूं, तो यूआरएल कैसे आप बनाएंगे, लिंक कैसे भेजेंगे। और यूजिंग सर्च इंजन किसे कहते हैं, जो सर्च इंजन है एक्चुअल में वो क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है और इसका हम उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मूल बातों के बारे में आपको समझना है इस यूनिट में। और लास्ट हमारी जो यूनिट है यूनिट 8, जिसके अंतर्गत हम लोग बायो इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स जैव सूचनाओं के बारे में हम समझेंगे और एकत्रित करेंगे। जैसे डाटाबेस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का डाटाबेस क्या है, जीनोम का डाटाबेस क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस कितने प्रकार के, डाटाबेस क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और जो बिब्लियोग्राफी होती है, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी कहने का मतलब होता है कि जो डाटा आपने लिखा है, ठीक है, या आपने समझा है, ये किस बुक से समझा है, कहां से आपने इसको समराइज किया है, किस बुक से समराइज किया है, तो वो बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आता है। सेकंड जो यहां पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीक्वेंस एनालिसिस, दैट मीन्स होमोलॉजी। सीक्वेंस एनालिसिस यानी अनुक्रम विश्लेषण में समरूपता के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस, एलिगनेंट ब्लास्ट, ठीक है, जोड़ीदार और बहु अनुक्रम संरेखण, संरेखण ब्लास्ट। ब्लास्ट जो यहां पर लिया गया है इसका फुल फॉर्म है बेसिक लोकल एलिगमेंट, बेसिक लोकल एलिगमेंट सर्च टूल, ठीक है, बेसिक लोकल एलिगमेंट सर्च टूल क्या होता है। और उसके बाद में यहां पर एक क्लस्टर डब्ल्यू, ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्च टूल ही है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का टूल है जिसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप के जो है ना क्लस्टर्स डब्ल्यू के, डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस को या डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डाटाबेस को एकत्रित करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में भी समझना है, दैट मीन्स वंशावली विश्लेषण। फाइलोजेनेटिक जाति वृत्तीय लेवल पर जो है ना डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस किया गया है उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, तो ये यूनिट 8 के अंतर्गत आती है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट जो 4th सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस है वो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो चुका है। इससे रिलेटेड बहुत जल्द आप लोगों की क्लासेस आने वाली हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज लेवल पर क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन मैंने पहली यूनिट से उठाए हैं। व्हेन वाज द इनिशियल इम्पिटस फॉर जीन मैनिपुलेशन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जीन हेरफेर के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, ठीक है, इम्पिटस प्रारंभिक प्रोत्साहन कब देखा गया था, तो सबसे पहले जीन मैनिपुलेशन को कब देखा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको इसमें समझाना पड़ेगा। नहीं अगर आता है तो मैं बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। आंसर बी आपका जो है ना वो राइट आंसर है, 20 राइट आंसर। 1970 के अंतर्गत जीन हेरफेर को प्रारंभिक प्रोत्साहन के रूप में देखा गया था। दैट मीन्स इन विट्रो में जीन हेरफेर के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन 1970 के दशक की शुरुआत में संबंधित तकनीकों के साथ साथ विकास के साथ आया था। दैट मीन्स द इनिशियल इम्पिटस फॉर जीन मैनिपुलेशन इन विट्रो कैम come about in the early 1970s with the simultaneous development of related techniques, ठीक है, simultaneous related of development of related techniques, जो डेवलपमेंट करी जा रही थी, या जो हम कह सकते हैं कि जब तकनीकों का मतलब शुरुआती में जो संबंधित तकनीकें थी जब उनका प्रयोग किया जा रहा था, तब जाकर के जीन मैनिपुलेशन को या उसी समय जीन मैनिपुलेशन को देखा गया था, ठीक है। प्रारंभिक प्रोत्साहन 1970 के अंतर्गत आया था, तो 1970 के दशक में जीन मैनिपुलेशन को खोजा गया था या देखा, ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां पर।
तो हर एक क्वेश्चन को अब इसी तरीके से कई क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, हर एक यूनिट से हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये बात की बात है, वो लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग लाएंगे। आज के लिए मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस समझा दिया और मैंने बता भी दिया कि एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो किस तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा। तो बस आप लोग जो है ना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों में, समझा दीजिए उनको कि भैया क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है वो सारा का सारा क्लियर आपका हमारे एसआर बीएससी क्लासेस, दैट मीन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर होने वाला है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चा, सपोर्ट ही सब कुछ है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए मेहनत कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इतनी मेहनत करते हैं तो इतनी मेहनत का सिर्फ फल आपसे हम इतना चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा लो और शेयर करो वीडियोस को। अपने कॉलेज के ग्रुप जो बने हुए हैं उनमें आप शेयर कर सकते हैं, या आप लोगों का जो मित्र मंडली का एक ग्रुप बना होगा उसमें शेयर करिए वीडियोस को। टेलीग्राम ग्रुप में अगर कहीं आप जुड़े हुए हैं तो उसमें शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, इससे आप घटेंगे नहीं। आपके इस तरीके के स्टेप को लेने से आपका तो फायदा होगा ही होगा, बस आपको 1-2 सेकंड के लिए करना पड़ेगा। मैं फेमस होना नहीं चाहता, मैं इतना चाहता हूं कि जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा कंटेंट जो आपके दोस्त हैं या दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे स्पेशली हैं वो बाहर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक ये बात पहुंचे और वो आसानी से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करके अच्छे मार्क्स लेकर के आए बीएससी में, और उनको बीएससी से डर नहीं बल्कि इंटरेस्ट हो जाए, उनसे प्यार हो जाए बीएससी से, ठीक है। तो हर कोई बीएससी करना चाहता है, करे, अच्छी बात है, काफी कुछ स्कोप भी रहता है बीएससी करने से। अब ऐसा नहीं कि आप तेरी मेरी यूनिवर्सिटी से कर लेंगे तो उसके बाद आपको स्कोप मिलेगा। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जब करेंगे, कैंपस से करेंगे जाकर के, वहां पर फिर उसका प्लेसमेंट अलग रहता है, अच्छे से आपको वहीं से जो है ना उठा लिया जाता है, या काफी कुछ वहां आप अर्न करके सीख करके आगे लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। 4th सेमेस्टर जूलॉजी का मैंने कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस बता दिया, इसकी क्लासेस जल्द ही मैं यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के बीच में, और बॉटनी का भी बहुत जल्द मैं यहाँ पर सिलेबस आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।